एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पा रहे हैं, उस दिन आप रिटायर हो गए अपनी जॉब से, आप चाहे तो रिटायर हो सकते हैं। सो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में अभी सारा देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाई वी इन्वेस्ट। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं जिससे हम एक बढ़िया फ्यूचर बना सकें। हमको पैसा कमाना होता है, हम चाहते कि नहीं मुझे तो यार बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। टू हैव इनफ सेविंग्स टू मीट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। अब अगर कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ी फॉर एनी रीजन, चाहे बच्चे की शादी है, एजुकेशन है, तो वो मुझे लोन ना लेना पड़े। तो लोन लेना पड़ेगा तो मुझे कंपाउंडिंग देनी पड़ेगी। जो पैसा मैं सेव करके इंटरेस्ट कमा सकता हूँ वो मैं दूसरे को दे रहा हूँ, बैंक को दे रहा हूँ। सो वो भी चीज हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। देन, टू लिव लाइफ विदाउट थिंकिंग टू अर्न और वर्क आफ्टर रिटायरमेंट। अब आपको नहीं पता रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो कितने टाइम तक रहेगा आपके पास, कब तक। तो आपको ऐसी लाइफ जीनी है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने हैं कि आप पहले तो डिसाइड कर पाओ कि भाई जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट मुझे कितने साल तक रिटर्न दे सकता है, कितने, मेरी उम्र कितनी होगी। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मैं 50 की एज में रिटायर हो जाऊं, सो मैं उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर वो 50 के बाद मैं रिटायर करा और 60 साल पे खत्म हो गया फिर पैसा, या मैं 60 पे रिटायर करा, नॉर्मल एवरेज एज जो रिटायरमेंट की होती है, एंड मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आए एंड जो मेरे को जो रिटायरमेंट कॉर्पस मिला था वो चला सिर्फ 70 साल तक। सो ये सब चीजें हम जानेंगे कि हम कैसे ये सब चीजें प्लान कर सकते हैं। तो ये तो रीजन होते हैं हमारे कि व्हाई वी इन्वेस्ट। टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, टू फुलफिल आवर वांट्स विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। जस्ट अ मोमेंट। सो दीज आर ऑल थिंग्स कि भाई ये रीजंस हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के। बट रिटायरमेंट, व्हाट इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट इज योर एनुअल रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स पे फॉर योर एक्चुअल नीड्स एंड योर वांट्स। तो एक होती है आपकी नीड, जरूरत, एक होती है आपकी वांट, इच्छा, कि आपका जो जरूरत है वो आपकी एक ऑल्टो से चल जाएगी या एक नॉर्मल सेडान से चल जाएगी, लेकिन आपको चाहिए एसयूवी या आपको चाहिए फॉर्च्यूनर, दैट इज योर वांट। नीड क्या है? नीड है आपको 4 पहिए की गाड़ी की, या नीड वो चीज है जिससे आपको, आप जैसे आपका फूड हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, ये सारी चीजें नीड्स में आती हैं। तो जिस दिन आप अपनी नीड्स को और वांट्स को अपने इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट से आप, जस्ट अ मोमेंट गाइस, पीपल आर ज्वाइनिंग, जस्ट अ मोमेंट। तो जिस दिन आप अपनी नीड और वांट को फुलफिल कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे से, उस दिन आप रिटायर हो सकते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। So invest whatever you have saved through investing, getting the annual return from the same sufficient to meet your annual expenses. This is what I am saying. You have such an invested amount that generates a yearly return which is sufficient to pay all your needs and wants. So needs and wants भी हम थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे इसके बारे में भी। रिटायरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एज। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई आज मैं, if I have started earning at the age of 22 and I want to retire at 40, so मुझे 22 की एज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर मुझे लगा कि नहीं अब आई एम 35, आई वांट टू रिटायर एट 50, तो उस हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन प्लानिंग कैसे करनी है ये हम आगे देखेंगे। इट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ वेयर डू नॉट नीड टू अर्न मनी फॉर योर डेली एक्सपेंसेस। अब बेसिकली आपने इतना इन्वेस्ट किया, इस तरीके से इन्वेस्ट किया, आपको पता है कि सिर्फ 11% और 15% रिटर्न में इतना फर्क पड़ जाता है कि जहां आपका कॉर्पस, अगर आप 40 पर रिटायर होते हैं जो 70 ईयर्स तक चलेगा, और वही रिटर्न आपकी बढ़ के 15% हो जाती हैं, वो आपके 100 ईयर्स तक खींच सकता है। सो ये आपके रिटर्न्स पे होता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, किधर किया है, और आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप अपने डेली एक्सपेंसेस को अपनी इन्वेस्टमेंट से पूरा कर लेते हो और आप वो करते हो जो आप चाहते हो, फिर आपके ऊपर कुछ भी दबाव नहीं है कि मुझे, मेरे ऊपर ये लोन चल रहा है, मुझे इसका ईएमआई देना है, मेरी सैलरी है, मेरा बॉस मुझसे ये बोल रहा है। तो अल्टीमेटली आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन कर रहे हो, दैट इज द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट इज नॉट लाइक कि आपने काम करना छोड़ दिया।
आपने दूसरों के लिए काम करना छोड़ा और अपनी इच्छा जो आपको करना था आपने वो करना स्टार्ट किया, बिकॉज you do not need to depend on your boss or on your company for meeting your daily expenses. So basically needs क्या होती है? Needs are the things that you must to have to live, like food, utility bill, groceries, health insurance, house rent, etc. So needs जरूरत है आपकी, इसके बिना आप अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते. Wants क्या है? These are the things that you like to have but you are not necessarily required to live. ये इच्छाएं हैं. आप चाहें तो भाई, अगर मेरे पास पैसा है, मुझे नहीं पता कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, तो मेरी वांट्स बढ़ती चली जाएंगी. बिकॉज मुझे अकाउंट में पैसा दिखेगा पड़ा हुआ है, तो ये भी देखूंगा, वो भी देखूंगा, ये भी खरीदूंगा. तो जनरली इनका एक रेशियो होता है. रेशियो ये होता है 50-20-30 जनरली बोला जाता है, बट आई प्रेफर 50-30-20. तो 50-30-20 रेशियो होता क्या है? 50 मीन्स यू कि अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो 50,000 यू कैन स्पेंड ऑन योर नीड्स. देन 30% you can spend that money on your wants and 20% on savings. बट मेरे केस में मैं 30 और 20 को थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है. वॉन्ट्स में 20% आप खर्चा कीजिए एंड सेविंग्स में 30%. सो ये जो मैंने 20 को 30 से आपस में इंटरचेंज किया है, इसका हम देखेंगे कि बेसिकली ये कितना अच्छा रिटर्न आपको देगा. सो the lesser the wants, more the savings and the effect of compounding on investments. So investment का golden rule होता है जिसपे वो काम करता है compounding, that is interest on interest. जो so interest on interest. और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इस पे बोला है कि compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it, he who doesn't pays it. So basically जिसने समझ लिया ना कंपाउंडिंग को, तो वो तो कमा लेगा पैसा, बट जिसने नहीं समझा तो वो उसको चुकाता ही रहेगा. हम लोन लेते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं उस पर. लेकिन अब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैं डेट की बात करता हूँ, आपको ईपीएफ में जो आपको पैसा क्रेडिट होता है मंथली, उस पर आपको कंपाउंडिंग मिलती है. मतलब अगर आपके ईपीएफ में 1 लाख रुपया है, 8.5% उसमें अभी इंटरेस्ट चल रहा है, दैट अमाउंट्स टू 1,08,500 रुपीज. नेक्स्ट ईयर आपका जो बनता है अमाउंट वो उसमें ऐड हुआ, और ये जो अमाउंट था इसके पूरे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. दैट इज नाउ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंडिंग. और यही होता है जब आप लोन लेते हो. सो अगर कोई ये चाहता है कि भाई नहीं यार मेरी नौकरी लग गई, मुझे घर ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. स्टार्टिंग में पहले आपको अपना कॉर्पस इतना बिल्ड करना है कि आपको जब इंटरेस्ट आए, क्योंकि जब आपके इनिशियल ईयर्स हैं लाइफ के, आपने इतना बड़ा लोन ले लिया, तो आपकी सेविंग्स क्या हुई? कुछ नहीं हुई. तो ये सब चीजें हम अभी डिटेल में देखेंगे सारी. So let's see the effect of compounding, interest on interest. This is the basic core of investment. So मैंने बोला था कि इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग. अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 50% आप अपनी नीड्स पे खर्च करो, 20% अपनी वॉन्ट्स पे खर्च करो, लेकिन 30% को आप सेव जरूर करो. सो बेसिकली सबसे पहला काम होता है आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि आप रिटायरमेंट से कितनी दूर हैं. एक तो होता है रिटायरमेंट, लोग ये सोच के बैठते हैं कि भाई 60 में मेरा रिटायरमेंट है तो उस तक मुझे अपना सब करना है. तो अगर आपका फोकस है कि 60 पे आप रिटायर हो रहे हो, उसके बाद आपको चाहिए कि भाई आप सारा आपका जितना भी बाकी का टाइम बचा है उसमें आप आराम से पैसा कमा सको विदाउट एनीथिंग, कुछ काम ना करना पड़े, आपके जो शौक है या आपको जो करना है लाइफ में वो आप कर सको. तो उस हिसाब से आप फिर डिवाइड करोगे अपने कैपिटल को. मुझे इक्विटी में कितना डालना है, मुझे डेट में कितना डालना है. क्योंकि इक्विटी में लेट्स सपोज अगर आप अभी 50 के हो तो आप 56 तक इक्विटी में अपना 80% 90% पैसा डाल सकते हो. देन एज सुन एज यू आर गेटिंग टू नियरिंग टू योर रिटायरमेंट एज, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के, बिकॉज इक्विटी में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में, वहां से पैसा निकाल के डेट में आप मूव कर सकते हो धीरे 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 धीरे. तो उससे क्या होगा कि अब आपके जो रिटर्न्स है वो स्टेबल हो जाएंगे. अब मार्केट की फ्लक्चुएशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा. सो जितना आपने पैसा कमाया आपने डेट में डाला, डेट में आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट
मिलेगा, 8%, 10%, जिस भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हैं। सो बेसिकली आपके एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में मैं पैसा डालूं, डेट में डालूं, इक्विटी में डालूं, नहीं पता तो म्यूचुअल फंड में डालूं। अब म्यूचुअल फंड इतने सारे होते हैं, कोई बोलता है कि यार नया एनएफओ आ रहा है उसमें आप पैसा लगा दो, बट एनएफओ में मैं कैसे पैसा लगा दूं, मुझे पता ही नहीं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। So these are the things that needs to be identified at your end. Second, plan for long term to get the benefit of compounding. So इसके लिए मैं एक एक्सेल शीट लेके आना चाहूँगा and I will show you how compounding works. So यहाँ पे दो केसेस हैं। एक, उसमें एक कंपनी ने दो बंदों को बुलाया और एक बंदे ने बोला कि नहीं यार मुझे, दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड देन दे हैव अ नेगोशिएशन। तो फर्स्ट का जो एम्प्लॉय ए था, जो कैंडिडेट ए था, उसने बोला कि उससे नेगोशिएशन हुआ, उसके फाइनल हुआ कि भाई 4 लाख रुपया महीना आप मुझे दो। जो सेकंड कैंडिडेट था उसने बोला आप मुझे 1 रुपया दो एक दिन को, फिर वो उस पैसे को आप डबल करते चलो, तो जो लास्ट में पैसा बनेगा मुझे वो चाहिए। तो वो सब हंसने लगे उसके ऊपर कि भाई यार 1 रुपया 2 रुपया कितना कमा लेगा तू 30 दिन में, 4 लाख रुपए तुझे दे तो रहे। लेकिन जब कैलकुलेशन स्टार्ट करी, सो इफ यू सी 1 रुपया दो, अब इसको मैं फॉर्मूले में डाल के इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम इसको जस्ट डबल कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको डबल करता हुआ चलूं 30 दिन तक और इसको यहां पे ऐड कर लूं, सी 107 करोड़, कैन यू इमेजिन 107 करोड़ एक दिन, 1 रुपए से स्टार्ट किया था फर्स्ट डे। वो सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, 2 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए, 16, 32, और इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लान फॉर लॉन्ग टर्म टू गेट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, इसका मतलब यही है कि आपने शुरू में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एज सुन एज धीरे धीरे आपका जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, ये 5,24,000 थे, सीधे 10 लाख रुपए हो गए, तो वो इफेक्ट लास्ट में बहुत ज्यादा आता है और बहुत इफेक्टिव आता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। देन वी हैव हाईएस्ट बेनिफिट फ्रॉम द कंपाउंडिंग गेट्स विजिबल इन द लास्ट ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही हमने देखा, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक एक रुपया करके ही 1 रुपये से स्टार्ट किया था, महीने भर में 107 करोड़ हो गए हो। तो सी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करोगे फ्रॉम द स्टार्टिंग एट व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग, तो वो धीरे धीरे चल के उस पर कंपाउंडिंग होके, या आपने इक्विटी में डाला हुआ है तो उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स, वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये इन्वेस्टमेंट में इतना भी पैसा हो सकता है। तो वो भी हम चेक करेंगे अभी ना, सारे प्रीवियस रिटर्न्स जो भी हमको इंस्ट्रूमेंट्स ने दिए हैं। सो अर्ली यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अर्ली यू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और बन जाओगे। कंटिन्यू इन्वेस्टिंग योर प्रिंसिपल्स एंड रिटर्न्स अगेन एंड अगेन। सी अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपया 2,000 में, उस पर रिटर्न आया 10% के हिसाब से रिटर्न आए, दैट मीन्स 1,000 रुपये रिटर्न आए। अगर आप उसको निकाल लोगे अपने एक्सपेंसेस के लिए, खर्चे के लिए, तो क्या होगा, वो आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स के 10,000 से 1,000 रुपया मिला, आपने वो निकाल लिया, नेक्स्ट साल आपके पास फिर 10,000 रह गया, तो लेकिन आप नहीं निकालते तो वो 11,000 होता। इफ यू स्पेंड योर मनी अर्न फ्रॉम रिटर्न देन यू विल बी एबल टू री इन्वेस्ट इन अर्न मोर। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जो रिटर्न है उसको री इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली कंपाउंडिंग क्या है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आप यूज नहीं कर रहे, आप उसको इन्वेस्ट और कर रहे हो, जिससे उसके ऊपर जो अब आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। फिर चेक योर कैश आउटफ्लो एंड रिस्ट्रिक्ट द इन द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट। दैट मीन्स कि जब आपने जॉब स्टार्ट करी है या आपको 10 साल हुए हैं जॉब करते हुए और आप ये सोच रहे हो मैं अच्छा सा घर ले लूँ, लोन पे गाड़ी भी ले लूँ, सब कुछ ले लूँ, बट आपको ये सोचना है कि आपका कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है और आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। और अगर आप वही काम, अगर आपको मकान लेना है, आप इंस्टेड ऑफ 35-45 पे लेते हो, तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपको रिटर्न्स आ रहे हैं।
और उसके बेसिस पे आपके ऊपर कितना कम लोड पड़ रहा है. सो दिस यू हैव टू चेक. देन इफ यू आर डूइंग सिप, देन यू कैन टेक द बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म. हाँ, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 रुपया हमने डाला, देन वी आर गोइंग विद द सिप, ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा अभी. सी, अब इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 रुपये है, 10% इंटरेस्ट मैंने माना. सो आफ्टर 1 ईयर 11,000 रुपये बनते हैं. ये हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है. देन 2 साल बाद अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं निकाला, वो बन गए 12,100 रुपये. देन 13,310 रुपीज. 5 ईयर्स के बाद 16,000, 10 साल, 20 ईयर्स एंड आफ्टर 25 ईयर्स. सी, मेरा जो कैपिटल 25 ईयर्स में मैंने 10,000 रुपये डाले थे 25 साल पहले. अब अगर मैं वो इंटरेस्ट निकालता रहता तो मेरे बनते सिर्फ 35,000 रुपये. लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं निकाला, वो री इन्वेस्ट होता चला गया और वो री इन्वेस्ट हुआ. इसकी वजह से मेरे को जो रिटर्न्स आए वो आए 1,08,347 रुपये. सो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया. ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट. सो अब हम सिप का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल. मैंने सिप किया 10,000 रुपये महीना. आफ्टर 20 ईयर्स, अब सिप में 10,000 रुपये महीना करूंगा तो 20 साल में 24 लाख रुपए मैंने जमा करे. मेरे को कितने रिटर्न मिले 10% के हिसाब से? 72,24,000 रुपीज. अगर मैंने वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए किया, मैं इंटरेस्ट नहीं निकाला, मैंने ये री इन्वेस्ट हो गया सारा. अच्छा, अब आप देखो, पहले 10% इंटरेस्ट से मेरे को 72 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर ये 1% इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो मेरे को सीधे 9 लाख का बेनिफिट है 10,000 रुपये महीने की सिप पे. देन अगर यही इंटरेस्ट मैंने 15% कर दिया तो ये अमाउंट हो गया 1,32,00,000. दैट मीन्स 51 लाख रुपए का बेनिफिट सिर्फ 4% में 20 साल में. सो जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, किसी को इन्वेस्टमेंट सब करते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, किसी को थोड़े कम मिलते हैं. उसके पीछे रीज़न यही है कि आप किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं और आपके रिटर्न्स कितने हैं. अगर आप अपने रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे से जनरेट कर पाए तो वो आपको अलग ही लेवल पे ले जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट को. सो यही सारा फोकस होता है इन्वेस्टमेंट का कि हम अपनी जो रिटर्न्स हैं उसको बढ़ाएं कैसे. सो अगर हम कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स देखें, इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा. ये निफ्टी 50 नॉर्मल, एवरीवन नोज कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी होता है. अब किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है एंड दे डोंट नो कि भाई कौन से स्टॉक में लगाऊं, कब लगाऊं, ना मेरे पास टाइम है ना कुछ है. तो क्या किया, निफ्टी 20 ये एक ETF है. ETF बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं. ये निफ्टी 50 का फंड है. तो निफ्टी 50 का जो 50 कंपनी उस पर्टिकुलर इंडेक्स में सेबी ने डाली हुई है, वही उन्हीं में ये वैसे इन्वेस्ट करता है. सो अब इसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार. सिर्फ करते हैं कि मुझे नहीं पता स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स अच्छे आते हैं. अब ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, 11 में स्टार्ट हुआ था 1 तारीख को. मैंने सिर्फ करना स्टार्ट किया आज तक. अब मेरे जमा हुए 1,34,000. मेरे को अगर मैं आज बेचता हूं इसको तो मेरे को मिलेंगे 30 लाख रुपए. 128% एनुअलाइज रिटर्न 14%. कुड यू इमेजिन? आपने कुछ नहीं किया, कुछ दिमाग नहीं लगाया, आपने 10,000 रुपए महीने की सिप करी और आपके रिटर्न्स देखो कितने हो गए. और ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो सामने मनी कंट्रोल पे है. और लेट्स सपोज कि आपके पास 2010 या 11 में 1 लाख रुपया आया, लेके चलते हैं. अभी इसमें कितना वैल्यू था सिर्फ कैलकुलेटर में, इसको हमने किया था जनवरी 2011. ये बना था 1,34,000 आपने 10 साल के अंदर जमा किया. अगर यही पैसा आपके पास एक साथ आप जमा करते, 13,40,000. ओके, ये आप कब करते? ये आप करते जनवरी 2011 में. सी, 42 लाख रुपए आपने लगा के छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं है. तो ये
तो जब है जब आपको पता ही नहीं है और आपने सिर्फ ये पता किया कि भाई एक सेबी है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों का पैसा प्रोटेक्ट करती है, और उसने एक इंडेक्स बनाया हुआ है 50 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज का। अगर मैं उसमें लगाऊंगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 में अगर कोई कंपनी परफॉर्म करेगी तो बनी रहेगी, नहीं तो वो वहां से आउट होगी, दूसरी कंपनी की एंट्री हो जाएगी। आपने कुछ नहीं सोचा, कुछ दिमाग नहीं लगाया, देन ऑल्सो यू आर एबल टू जनरेट इतने अच्छे रिटर्न। सी, कुछ कुछ नहीं किया और इसको एनालाइज रिटर्न ये 11% है। सो अब फिक्स डिपॉजिट का मैं बात करूं तो फिक्स डिपॉजिट में कितने परसेंट आपको रिटर्न मिल रहे हैं? 4 to 6%। उसमें भी आप टैक्स दे रहे हो। पीपीएफ जनरली उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेसमैन होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन ईपीएफ। अगर कोई किसी के पास ईपीएफ इंस्ट्रूमेंट है, उसको पीपीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना है? यहाँ 8.5% इंटरेस्ट है और यहाँ पे 7.1% इंटरेस्ट है। तो ये जो छोटा सा आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, 7.1 और 8.5, ये 20 साल के गैप में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस ले आता है। सो अगर आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट लेना है, उसके लिए लोग पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं। नहीं, डोंट डू दैट। ईपीएफ में आप वॉलंटरी पीएफ जमा कराओ। 1.5 लाख रुपए जमा कराने हैं, आपके कट तो रही हैं। देन आपका अगर 1.5 लाख रुपए कटने पे नहीं होता तो आपका 20,000, 40,000, 50,000 जो भी बचा हुआ है वो आप जमा कराओ, तो आपको सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। और आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे? 8.5। प्लस पीपीएफ में अगर आप पैसा आपको जरूरत पड़ी निकालना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा 9.1% इंटरेस्ट से। इसमें ईपीएफ में आप एडवांस ले सकते हो, दोबारा पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर मनी। बट पीपीएफ में ऐसा नहीं है। सो फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी है। अच्छा, म्यूचुअल फंड की बात करें, ईटीएफ्स, तो ईटीएफ वही चीज है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। मैं दोबारा लेके आता हूं उसको। सो बेसिकली ये जो फंड था दैट इज ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इट्स अ म्यूचुअल फंड, बट ये पैसिव म्यूचुअल फंड होता है, इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता। सीधे जो इंडेक्स में कंपनी शॉर्टलिस्टेड है उसी कंपनी में पैसा लगाया जाता है। इसका आपका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। सो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ आपको 15 से 20-25% तक रिटर्न दे देते हैं, ये हमने देखा भी। दीज आर द एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, नॉट द एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एब्सोल्यूट रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, यस, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट पे डिपेंड करता है इनका। टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं होता। लॉक इन पीरियड जनरली क्या होता है? ईटीएफ में कुछ भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में जनरली 1 साल का रखते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले पैसा निकालना होगा तो कुछ एग्जिट लोड लग जाता है। फिर म्यूचुअल फंड एंड एनपीएस, ये भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ईएलएसएस जो टैक्स बेनिफिट के लिए यूज करते हैं लोग। मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता कि म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में आपको पैसा डालना चाहिए। एनपीएस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। ये भी मार्केट पे डिपेंड करता है। दिस ऑल्सो इन्वेस्ट इन द मार्केट। एनपीएस में जो भी आप पैसा लगाते हैं, अच्छा, एनपीएस में अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो जनरली लोग क्या करते हैं, ऑटो चॉइस इसमें लगा देते हैं कि ठीक है। जैसा ऑटो चॉइस में प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत लोगों के एनपीएस में अकाउंट होंगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। अभी ऑटो चॉइस लगाते हैं। ऑटो चॉइस से क्या होता है, अगर आप 40 के हैं और 50 के हो गए तो आपका जो इक्विटी वाला पार्ट होता है उसको वो एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो आपके एनएवीज हैं उनको ट्रांसफर करता रहता है बेस्ड ऑन योर एज। उससे नुकसान क्या होता है कि जो 10 साल का आपका इक्विटी का पोर्शन था उससे आप जितना कमा सकते थे वो डेट से आप नहीं कमा सकते। तो इंस्टेड आप ऑटो चॉइस करें, इसमें आप इसमें एक्टिव चॉइस करके इक्विटी वाले पोर्शन को 65% एटलीस्ट रखें अप टू द एज ऑफ 54, 55, जब तक आप चाहते हैं कि होना चाहिए। फिर उसको आप जैसे 54, 55 के होते हैं, जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसको आप मिनिमाइज करके सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में वो कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इवन यू वोंट बिलीव, मेरे एनपीएस में 21% रिटर्न्स हैं। इतना तो एनपीएस भी नहीं समझता कि इतने रिटर्न्स आ पाएंगे, क्योंकि एनपीएस की वेबसाइट में अगर खोल के देखूं तो उनके भी मैक्सिमम 15% का है क्राइटेरिया। वो ये सोच के चलते हैं कि 15% ज्यादा नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स कि आपने कैसे मैनिपुलेट किया हुआ है जो चीजें आपको दी हुई हैं।
सो अब डेट फंड्स एंड लिक्विड फंड, अब डेट क्या करता है, डेट फंड बेसिकली इंटरेस्ट पे काम करता है। तो अगर कंपनी, जैसे बॉन्ड फंड्स होते हैं आपके, लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में बॉन्ड्स होते हैं, डेट्स होते हैं। सो कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है एल, वो बॉन्ड्स देती हैं, उस बॉन्ड्स लेके उस पर पैसा देती हैं, इंटरेस्ट आता है, बेसिकली दिस इज इंटरेस्ट बेस्ड इनकम। सो ये जनरली अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अपना 10 लाख का, तो जनरली क्राइटेरिया ऐसा होता है कि उसका 70% तो इक्विटी में होना ही चाहिए, 10 to 20% आप डेट में रखो, और बाकी का 10% जो है वो आप गोल्ड में, गोल्ड के ETF में, किसी में भी आप लगा सकते हो। सो जनरली 70% इज रिक्वायरमेंट आपके पोर्टफोलियो में इन इक्विटीज, ये जरूरी है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम लोगों का डेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा EPF भी होता है, हम PPF में पैसा डालते हैं, फिर हम FD करा देते हैं, हम सोचते ही नहीं है इक्विटी मार्केट की। अब इक्विटीज सिर्फ स्टॉक्स की यहाँ बात हो रही है, तो स्टॉक्स में 50 to 100% रिटर्न्स आपको आराम से मिल जाते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फंडामेंटली कंपनी को अच्छी तरह चेक किया हुआ है, और अगर आप टेक्निकल हैं तो फिर तो 50% से ऊपर डेफिनेट गारंटी है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसमें ह्यूज मार्केट रिस्क होता है, लेकिन हाँ अगर आप अपनी पोजीशन हेज करके चलते हैं सो 100% रिटर्न में मिल जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, ये बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस वो लोग करते हैं जो इसी से पैसा कमा के, दैट इज देयर इज मेन सोर्स ऑफ इनकम। और अगर आप वीकली मंथली स्ट्रैटेजीज करते हो तो वो आप कर सकते हो कि आपने एक दिन ऑर्डर लगाया, यू जस्ट नीड टू मॉनिटर इट। ये निफ्टी 50 ETF जो मैंने आपको बताया था, वो तो खैर 2011 से स्टार्ट हुआ था, और उसमें जो हमको एनुअलाइज रिटर्न्स मिले थे वो मिले थे अराउंड 14%। अगर आप 2000 से चेक करोगे निफ्टी 50 के ETFs के रिटर्न्स, आप नॉर्मल पैसा लगा रहे हो उसमें, किसी साल माइनस है, किसी साल प्लस है, कुछ नहीं है, लास्ट में आपको ऑलमोस्ट 22% एनुअलाइज रिटर्न्स मिल रहे हैं। दैट इज ह्यूज। आपने कुछ दिमाग नहीं लगाया इसमें, सिर्फ आपने ये देखा कि मैंने टॉप की इंडिया की 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है अपना पैसा। देन इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि करें कहाँ, कितना करें, कब करें, और कितने टाइम के लिए करें। सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, हमको समझ ही नहीं आता जब हमारे पास पैसा होता है कि लगाएं कहाँ पर। तो जैसे ही आप पैसा कमाना चालू करें, मैंने बोला 30% तो आपको सेव करना ही करना है, 30% ऑफ योर टेक होम सैलरी। ऐसा नहीं कि आपका EPF कट रहा है उसको भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आपकी इन हैंड सैलरी 1 लाख रुपीज है, उसका 30,000 रुपीज आपको सेव करना ही है। कहाँ पे करना है? अच्छा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कहाँ पे करना है। इक्विटी, डेट, PPF लोगों को पता नहीं होता। मैक्सिमम लोग FD कराते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इतने तो प्रॉपर्टी 2011 से 2021 में प्रॉपर्टी के रिटर्न ही नहीं आए इतने। और कब तक करना है? जब तक आप चाहें तब तक कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या एज पे डिपेंडेंट है? नहीं, आप जिस एज से कमाना चालू करते हैं उस दिन से सेव करना चालू करिए। यस, जिस दिन से आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अर्निंग स्टार्ट करी, उस दिन से आपने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करी। आप देखिए क्या, हाँ अगर आप लेट्स सपोज आपको नहीं पता फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, आप अभी 40 के हैं, 35 के हैं, 45 के, तो अभी भी आप प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम टू चेक योर रिसोर्सेज, यू कैन डाइवर्सिफाई, यू कैन आप अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई कुछ लोगों को संग मैं अभी इन्वॉल्व हूँ, तो उनकी वो लोग FD में से पैसा निकाल के अब इक्विटी में लगा रहे हैं, बिकॉज मार्केट नीचे है। अब कितने परसेंट रिटर्न आते हैं FD में? 4%, 5%, 6%, और इक्विटी में 2 महीने में उनको 10% से ज्यादा रिटर्न्स मिल गए। अच्छा, मेजर पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए किन किन बेसिक पिलर्स की रिक्वायरमेंट है जो होना ही चाहिए आदमी की लाइफ में? दैट इज, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए लाइफ में। इसका कोई दूसरा वो नहीं है कि मेरी कंपनी मेरे को पैसा देती है, मेरी कंपनी से है, कुछ नहीं। आपका मेडिकल इंश्योरेंस पर्सनल होना ही चाहिए। देन टर्म इंश्योरेंस भी होना ही चाहिए। थर्ड, आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं, ETF में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वेल एंड गुड है, नो इश्यूज। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को ये समझ नहीं आता इक्विटी में कितना पैसा लगाएं। लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास 10 लाख रुपया आया तो उन्होंने कहा यार अच्छा जी बिजनेस खोला या CNBC खोला या किसी ने उनको एडवाइस दे दी,
यार इसमें लगा दे, तो वो 10 लाख रुपए किसी एक स्टॉक में लगा देंगे या दो में लगा देंगे। सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। बेसिकली जब भी हम पैसा इक्विटी में लगाते हैं, हम सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाते, हम सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, देन उन सेक्टर्स की बेस्ट कंपनी, उन कंपनीज में जिसमें हमको एंट्री पॉइंट मिलता है उसमें हम पैसा लगाते हैं फॉर मैक्सिमाइजिंग आवर रिटर्न्स। सो इमरजेंसी फंड्स अवेलेबिलिटी, अब ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप लेट्स सपोज आपकी 1 लाख रुपए महीना सैलरी है, सो एटलीस्ट आपके पास 3 से 6 महीने की सैलरी एज एन इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड का क्या मतलब है? ऐसा फंड जो आपको इमीडिएट लिक्विडिटी दे सकता है। वो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने अकाउंट में रखेंगे पैसा, सेविंग्स अकाउंट में, तो उसमें तो कुछ नहीं मिलना आपको, 2% 1%। तो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं जिसमें आपका एग्जिट और एंट्री लोड नहीं होता। फिर हाँ, ये बात है कि एनपीएस में अगर आप टीयर 1 में डालते हैं तो 10,000 के ऊपर आपका टैक्स लगेगा, बट यस इट कैन बी अ गुड सोर्स फॉर इमरजेंसी फंड अवेलेबिलिटी इन टीयर 2, नॉर्मल टीयर 2। तो इमरजेंसी फंड्स को आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रख सकते हैं, लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इमरजेंसी फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसे होने चाहिए कि लिक्विड। अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे किसी अभी 2020 में मार्केट गिरा तो रिलायंस 800 पे था, एल&टी 913 पे था। सो अगर किसी ने उस टाइम पे खरीदा और आज की जो प्राइस है एल&टी की वो ऑलमोस्ट 1800-1900 है, रिलायंस की 2400 है। सो ये जो आपने जो 2 साल पहले इन्वेस्ट किया और इतना सारा रिटर्न आया, ये भी आपका एक इमरजेंसी फंड अवेलेबिलिटी हो जाता है। बिकॉज अगर आपके पास 100 शेयर है रिलायंस के 2,40,000 के, अगर आप चाहें ड्यूरिंग इमरजेंसी आप उसको बेचना चाहेंगे तो आपके 2 दिन में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे इंस्टेंट। तो इमरजेंसी फंड्स का भी होना बहुत जरूरी है। आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से रखते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट सेविंग्स अकाउंट में रखने से कुछ नहीं होता, वो आदमी का ध्यान जाता है, वो पैसा आदमी खर्च ही करता है। ये मेरे संग होता है। तो दैट्स द पर्सनल प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस। तो मैं कभी अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं रखता। इफेक्टिवली मैनेजिंग योर कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सो बेसिकली जब भी आपने कमाना स्टार्ट किया, आपके पास एक एक्सेल शीट होनी चाहिए, उसमें आपको अपना इनफ्लो, आप कितना कमा रहे हो और आपका जा कितना रहा है, और जो जा रहा है आउटफ्लो एक्सपेंसेस हैं, क्या वो ज़रूरी हैं या ऐसे हैं जो जिनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ मनी। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मनी एंड सेकंड इज इमोशनल मनी। इन्वेस्टमेंट मनी को तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब इमोशनल मनी क्या है? इमोशनल मनी वो है, दिस इज नॉट, इमोशनल मनी इज नॉट रिलेटेड टू द नीड्स, वो तो हमने हटा दिया। आपके जो इमोशंस है, आपकी जो वांट्स हैं, आपकी वांट्स, अगर आपका काम एक नॉर्मल i5 लैपटॉप से चल सकता है तो आपको M1 मैकबुक की जरूरत क्यों है? क्या वो कोई एक पर्पस सॉल्व कर रही है? सो जो भी आपकी इमोशनल एक्सपेंसेस हैं वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से बैक होने चाहिए। बेसिकली जब आप सोचें कि मुझे ये चीज लेनी है तो एक क्वेश्चन जरूर करें कि यार क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट है तो मुझे पैसा लगाना चाहिए, नहीं है तो मुझे नहीं लगाना। टाइम टू टाइम ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट टू द अदर फॉर ऑन द एंड ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली वही मैंने बोला कि आपके एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने सोचा कि 10 साल बाद मुझे बेटर को यूएस भेजना है और आज उसकी, लेट्स सपोज आज मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए, तो 8% इन्फ्लेशन लगाऊंगा, 2% और ऊपर से लगाऊंगा, तो वो लगा के जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो 10 साल बाद मुझे चाहिए होगा। तो दिस इज व्हाट आई विल कैलकुलेट बेस्ड ऑन माय एंड ऑब्जेक्टिव। उसके हिसाब से फिर मैं प्लानिंग करूंगा। प्लानिंग कैसे करूंगा मैं? प्लानिंग के लिए एक शीट है मेरे पास, लेट मी ब्रिंग इट टू यू। सो लेट्स सपोज मेरी करंट एज 28 है एंड मैं 40 की उम्र में रिटायर होना चाहता हूँ। मुझे नहीं करनी नौकरी, मेरे को पसंद नहीं है मेरा बॉस, मेरे को नौकरी नहीं करनी। तो मुझे क्या करना है? आज मेरे पास 2 लाख रुपए हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए। अब मैं मंथली सिर्फ 30,000, या चलो 30,000 ही रख लेके चलते हैं, 30,000 ही मैं अभी मंथली सिर्फ कर रहा हूँ और हर साल में 5% अपनी सिप बढ़ा रहा हूँ। बिकॉज मेरा पैकेज बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मैं अपनी सिप भी बढ़ा रहा हूँ। अब
इसको मैं करता हूं, अगर मेरे एनुअल रिटर्न्स 10% ही आते हैं, इन्फ्लेशन मैंने 7% ले लिया, अच्छा अब मेरे एक्सपेंसेस लेट्स सपोज आज 20,000 के हैं और 40 का जब मैं होऊंगा तो मुझे पता है कि भाई मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए होगा या मुझे 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, जो मुझे 1.5 लाख चाहिए होगा इसमें भी मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी तो मेरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, मेडिकल जो भी मेरी एक्सपेंसेस है वो सारे बढ़ जाएंगे, तो मैं इसमें 5% भी बढ़ा रहा हूं अपने 1.5 लाख के ऊपर हर साल। अब इसको तो मैं अभी हटाता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं 40 की एज में रिटायर हुआ तो मेरा जो पैसा है वो सिर्फ 9 साल चलेगा, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब या तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाऊं या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स बढ़ा दूं। तो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मैंने इसको 11 किया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 15 किया 55 ईयर्स। तो अच्छा, दूसरा, अब आपको किट अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी पैसा चाहिए होगा, लेट्स सपोज आपको चाहिए 50 लाख रुपए बच्चे की पढ़ाई के लिए, ये अमाउंट आपका और कम हो गया। अगर आपको घर भी खरीदना है तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा, बच्चे की मैरिज करनी है, कुछ भी करना है। तो अगर आप यही चीज 50 की उम्र में आप चाहते हो कि रिटायर हो जाओ, इतना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, 5% 15% रिटर्न है, आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है जो आप 50 की एज में रिटायर करोगे वो 100 ईयर्स तक है। अब लेट्स सपोज आपको घर बनाना है एट द एज ऑफ 50, आपका घर बना 2 करोड़ में, तो अब क्या हुआ, ये आपकी जो रिटायरमेंट एज थी, जो कॉर्पस था, वो कम हो गया। सो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, आप ये थोड़ा बड़ी शीट है, ये 2 करोड़ मैंने यहाँ करे, यहाँ ये पूरा कैलकुलेशन है बेसिकली इसके पीछे। सो ये आपका सिर्फ रिटर्न्स पे डिपेंड करता है कि आपका कितना परसेंट रिटर्न्स है। जैसे जैसे रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी रिटायरमेंट एज क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 25 साल की उम्र में कमाना चालू किया, 50 की एज में उसको रिटायरमेंट चाहिए, उसके पास कहीं से पैसा आया, 2 लाख रुपया लगाया और वो सिर्फ 10,000 रुपये महीने के डाल रहा है, 5% बढ़ा रहा है। उसने क्या किया, उसने पढ़ाई करी, मेहनत करी, समझा, सब समझा, स्टॉक मार्केट को 20% रिटर्न्स वो ले आया, मंथली सिर्फ है 10,000, ठीक है। 20% रिटर्न से उसके पास बनते हैं, ये अमाउंट आता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट, ये इन्फ्लेशन का अमाउंट है एक्स्ट्रा। सो ये उसका 100 साल तक चलेगा, डिस्पाइट 2 करोड़ का उसने मकान बनाया और 70 लाख रुपए उसने अपने बच्चे की शादी में भी खर्च कर दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना परसेंट आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, सारा खेल यही है। एक तो अगर आप देर से, आपको नहीं पता होता, हमें, मुझे भी नहीं पता था, आप हो गए 35 के 40 के, आपको पता लग रहा है कि यार नहीं यार, अब आप हो 35 के, अब आप ठीक है यार, अब तो हो गया, टाइम निकल गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कर सकते हो, अभी भी आप 60 की एज लेके चलते हो या 55 की लेके चलते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब आपके पास अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी ऑलरेडी जॉब हो चुकी है 10-12 साल की, 15 साल की, जब भी आपकी नौकरी हुई, तो आप इसको अमाउंट को आप 10 लाख कर सकते हो अगर आपको प्लानिंग करनी है प्रॉपर, ओके। अब ऑब्वियस है 35 की एज में आप 10,000 तो नहीं डालोगे, सैलरी अच्छी होगी आपकी, इसको हम 30,000 कर सकते हैं ऑन द सेफर साइड के, ठीक है। अब रिटर्न्स में शुरू में करता हूं 10%। अब सारा गेम आपके रिटर्न्स का है, रिटर्न्स जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, 10%, सी 65 ईयर्स हुआ, मैं इसको 11 किया 71 हुआ, 12 किया 86 ईयर्स हुआ। अगर आप अपने रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली बढ़ा देंगे, और ये 20% ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लगता है लोगों के 20% रिटर्न बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं होता। सो सी 100, आपने सब काम भी कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट भी 35 की उम्र में स्टार्ट किया, 55 की उम्र में रिटायर भी करके 20 साल नौकरी करके, और
और भी एक्सपेंसेस है, सपोज यहाँ पे अगर आप बढ़ा भी दो 50 लाख की जगह 1 करोड़ कर देते हैं इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सारा गेम इंटरेस्ट का है अगर आपकी एज बढ़ चुकी है, और अगर आप यंग है, आपने स्टार्टिंग करी है, तो आप एज का फैक्टर यूज कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो ये था कि हम कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं, रिटर्न्स। सो बेसिकली आपको ये दिखाना था कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है और रिटर्न्स बढ़ाने कितने ज़रूरी हैं। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन यू हैव टू चेक वेदर योर आउटफ्लो इज वर्थ और यू आर एंडिंग अप पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने लोन लिया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है ना, यू हैव टेकन अनदर कार ऑन लोन, इज इट वर्थ पेइंग द इंटरेस्ट? आइडेंटिफाई बिग एक्सपेंसेस एंड प्लान देम। अगर आपको गाड़ी, आपने आज गाड़ी ली, अब आपको पता है कि 5 साल तो मेरी गाड़ी चलेगी ही चलेगी। आज पर्टिकुलर कोई कार है वो 20 लाख की है, तो उसका इन्फ्लेशन लगा के बना के मेरे को पड़ेगी 5 साल बाद लेट्स सपोज 30 लाख की। तो अगर मैं उस गाड़ी के लिए फिर लोन लूंगा तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। इंस्टेड मुझे पता है मेरा एंड ऑब्जेक्टिव 30 लाख का है, मैं लमसम अमाउंट एक इक्विटी मार्केट में डालूंगा विद द एंड ऑब्जेक्टिव कि भाई 5 साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए और मैं उसकी सिप भी कर दूंगा। तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 20 लाख का, 15 लाख का, उससे मैं जनरेट कर सकता हूं 30 लाख। तो जैसे ही अगर आपके 4 साल हुए या 3.5 साल हुए, आपने क्या किया, जिस इक्विटी से, स्टॉक से आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आपने वो बुक करना स्टार्ट किया और डेट में मूव करना स्टार्ट किया। तो जब आपका एंड ऑब्जेक्टिव आएगा तब आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देन यू कैन टेक द मनी एंड यू कैन बाय वॉट एवर यू वॉन्ट इंस्टेड पेइंग इंटरेस्ट आफ्टर टेकिंग लोन। योर इमोशनल expenses should be backed by the financial expenses too। अगर आपको, सबसे बड़ी बात है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अगर है तो डेफिनेटली लेना है, नहीं है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। If you are in the less than 50 to 55 age bracket, then you can put maximum money in the equity or equity based funds, and you can balance your investment with gold and other debt instruments। अपने टारगेट कॉर्पस को करना है, एंड ऑन नियरिंग योर गोल स्टार्ट सिस्टमेटिक ट्रांसफर फ्रॉम इक्विटी टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपका जो भी एस्टिमेट होना चाहिए उसमें इन्फ्लेशन आप 8% लेके चले। अगर आपने इक्विटी मार्केट में लगाया हुआ है पैसा और जैसे अभी मार्केट नीचे है, तो डरे नहीं, पैनिक ना करें, बेचे नहीं, बने रहें और खरीदें। अगर आपका किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, होना भी अच्छे स्टॉक में ही चाहिए, तो आप और खरीदें, अपनी कॉस्ट को एवरेज आउट करें एंड देन वेट फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब आपका जो भी गोल है 5 साल 10 साल, और वेट करें रिटर्न्स के लिए। रिटर्न सब में बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप कार बाय करते हैं, बैंक लोन लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं, घर खरीदते हैं, बैंक लोन लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। चलो एजुकेशन के लिए वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो अलग चीज हो गई। बट अब रिटायरमेंट है, कब तक चलेगा नहीं पता हमें। हमें ये पता है भाई इतना पैसा मिलेगा। अब यार मैं 90 साल में, मैं 100 साल का भी हो जाऊंगा, 40 साल के, 40 साल तक चलेगा मेरा। और फिर ओल्ड एज में मेरे को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए किसी के ऊपर। तो ये प्लान करना भी मुझे बहुत जरूरी है अर्ली लाइफ में। देन बच्चे की शादी है, तो आई थिंक कि इन सब में हम इंटरेस्ट देके, अगर हम यही सारी चीज प्लान कर ले इनिशियली कि कितना कितना खर्चा आना है, जैसे मैंने एक्सेल शीट में आपको दिखाया था अभी, तो ये इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट, हम उससे ही अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये इसी शीट में मैंने आपको बताया था। तो ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब थोड़ा शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में हम देखते हैं। स्टॉक मार्केट, जहाँ पे स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स आर बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। जहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं, दैट इज स्टॉक मार्केट। उनको कंट्रोल कौन करता है, या जहाँ पे बेसिकली उसको कंट्रोल करते हैं आपके NSE एंड BSE, वो मार्केट प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन, हम कई बार न्यूज में सुनते हैं कि भाई FIs पैसा निकाल रहे हैं, DIs निकाल रहे हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके पास बहुत फाइनेंशियल पावर होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बिग म्यूचुअल फंड हाउसेस बाहर के। डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया के
बिग बिग म्यूचुअल फंड हाउस है जिनके पास बहुत सारी कैपिटल है पैसा लगाने के लिए, वो पैसा लगाते हैं मार्केट में, मार्केट ऊपर भागता है, निकालते हैं, मार्केट गिर जाता है। सो अगर आप अभी देखेंगे एफ आईज एंड डी आईज, सो लेट मी शो इट टू यू। See, FIs and DIs. FIs is foreign institutional investors and DI is domestic institutional investors. तो बाहर के लोग पैसा निकाल रहे हैं, कब से निकाल रहे हैं? 14 फरवरी से जो निकालना चालू किया है, निकाले ही जा रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन इशू, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो प्लस यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई थी, हमारे इंडिया में तो हम इतना नहीं करते फास्ट मूवमेंट, बट यूएस मार्केट में जैसे ही इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, फटाक से वो पैसा निकाल के उधर डालते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप देखो एफ आईज पैसा निकाल ही रहे हैं, मतलब मैं अगर पीछे भी जाऊं, आई थिंक ये दिखाएगा नहीं, एफ आईज निकाल ही रहे हैं। खरीद कौन रहा है? हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ये खरीद रहे हैं पैसा मार्केट में, पैसा इन्हीं का लग रहा है। जिस दिन इन्होंने भी निकालना चालू कर दिया, उस दिन हमारा मार्केट क्रैश कर जाएगा। सो बेसिकली दीज आर एफ आईज एंड डी आईज, ये आपस में बैलेंस भी करते हैं। इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, इंडेक्स इज फॉर्म, जैसे मैंने अभी बोला निफ्टी 50, निफ्टी 50 इज बेसिकली निफ्टी इंडेक्स, काफी सारे स्टॉक्स को मिला के बनाते हैं। निफ्टी 50 मतलब 50 बेस्ट कंपनीज उस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। निफ्टी ऑटो भी होता है, निफ्टी आईटी भी होता है। तो बेस्ट, अगर आपको आईटी सेक्टर में डालना है, आपको नहीं पता कि मैं इन्फोसिस में लगाऊं कि मैं एचसीएल टेक में लगाऊं, तो आप उसका ईटीएफ लेके डाल सकते हो। मार्केट इंडेक्सेस आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर स्टॉक मार्केट, रेगुलेटर इनका सेबी होता है। और डिपॉजिटरीज मतलब बेसिकली आपके जो स्टॉक्स आप लेते हो डीमेट अकाउंट में, जो आपको शो करते हैं, वो 2 डिपॉजिटरीज में जाके सेव हो जाते हैं, सीडीएसएल में या एनएसडीएल में, वहां जाके वो सेव होते हैं। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? या तो आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब क्या है? फंडामेंटल नॉलेज का मतलब है कंपनी की परफॉर्मेंस। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मुझे देखना है कोई सा भी एचडीएफसी बैंक, ये मैंने एचडीएफसी बैंक को खोला एंड आई हैव कंपेयर्ड ऑल द पैरामीटर्स कि भाई इसका एबिटा कितना है, ये कितने अर्निंग पर शेयर इसका कितना है, इसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, प्लस क्या इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, प्लस इसका सीएजीआर कितना है 5 साल का, 3 साल का। सीएजीआर इज बेसिकली एनुअलाइज रेट, मतलब 16% अगर 5 साल का है, इसका मतलब है कि हर साल आपके पैसे ने 16% ग्रो किया है हर साल। देन अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव है, वेल एंड गुड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो बेटर माना जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज अगर वो अपनी बोरोइंग्स को प्रीपे कर रही है, दैट मीन्स दैट इज कैश आउटफ्लो, बट दैट आउटफ्लो इज यूज टू पे द बोरोइंग्स, तो ये भी बेटर है। तो मेरे लिए फंडामेंटली कंपनी बहुत बेटर है। अच्छा, एफ आईज डी आईज का भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी। अब ये तो मैंने चेक कर लिया फंडामेंटल, तो मैं क्या क्या चीजें चेक करी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका ईपीएस कितना है, पी रेशियो, पीबी, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब मैंने चेक कर लिया। तो बेस्ड ऑन दैट मैं पैसा लगा सकता हूँ। कितनी देर लगी मुझे? 5 मिनट नहीं लगे देखने में। और यही चीज अगर मुझे टेक्निकल भी आता है कि मेरे को अगर ये देखना आता है कि मैं कहाँ घुस सकता हूँ एंट्री पॉइंट, तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। दीज आर बेसिकली चार्ट्स। तो इसका एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ कि हाउ टू एक्सेस चार्ट्स एंड अब ये है एचडीएफसी बैंक का चार्ट।
इसको देख के मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा, मैं एंटर करूंगा। अब कुछ पैटर्न्स होते हैं, आई डोंट, ये जैसे एक पैटर्न है, जब इस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग होगी मैं तभी इसमें एंटर करूंगा, मैं एंटर करूंगा ही नहीं उससे पहले, अगर मुझे टेक्निकल पता है तो। सो अगर आपको फंडामेंटल भी पता है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। टेक्निकल नहीं पता, इट्स ओके, नहीं पता होता लोगों को टेक्निकल। देन टेक्निकल knowledge is required to track the stock movement and to judge the entry and exit point. So टेक्निकल नॉलेज से आप क्या कर सकते हो कि अब HDFC बैंक का मैंने एग्जांपल लिया था। सी HDFC बैंक कहाँ गया, ये रहा। HDFC बैंक इस पॉइंट तक गया 1700, इस दिन इसके रिजल्ट्स आए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, उसके बाद भी गिरा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ करना है। अगर आप यहाँ प्रॉफिट बुक करते, ये नीचे तक गिरा है, ये जो पॉइंट मैंने मार्क करे हैं ऑलरेडी, ये बाइंग पॉइंट्स थे। अब वो ऑब्वियस हम हमेशा एग्जैक्ट नहीं हो सकते मार्केट में, बट यस ये एंट्री पॉइंट्स थे, यहाँ पे कई बार आया है। तो इस पॉइंट पे अगर आप वापस खरीदते, आपने एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। अगर मैं नॉर्मल एक लेता हूँ स्टॉक, मैंने अभी JSW एनर्जी रिकमेंड किया था, रिकमेंड मैंने काफ़ी पहले किया था, बट जो एंट्री पॉइंट था वो आया था इस दिन ऑन 11th Feb। तो अगर आप यहाँ एंटर करते, ये मैंने एंट्री यहाँ पे कराई नहीं थी बिकॉज मुझे पता था कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे ब्रेक डाउन हो सकता है, इसके ऊपर वो हो सकता है। तो इवन मार्केट नीचे गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है मार्केट, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट है अभी भी। तो ये होता है बेसिकली जब आप थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं। अगर नहीं भी जानते, हमने लॉन्ग टर्म लगा के छोड़ दिया तो 15% रिटर्न तो ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं। देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज बेस्ड होते हैं। अगर आपको सिर्फ लगता है कि नहीं यार, क्या होता है ना मार्केट में, हमारे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप करके 3 अलग अलग कैपिटलाइजेशन होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब है अगर कोई कंपनी 5,000 करोड़ से कम की है, दैट इज अ स्मॉल कैप, और उसके उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कंपनी इन कंपैरिजन टू 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ या 1 लाख करोड़, कि वो कंपनी पहले ज़्यादा उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं इंस्टेड के किसी बड़ी कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में कुछ हो। सो इसलिए लार्ज कैप कंपनी को कंपैरेटिवली सेफ माना जाता है इन कंपैरिजन टू मिड कैप और स्मॉल कैप। अब आपको ये पता है कि भाई लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज जो होती हैं वो सेफ एंड साउंड है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में ऐसे म्यूचुअल फंड्स आप ढूंढ सकते हो जिसमें जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती हैं। अगर आपको नहीं आता स्टॉक्स देखना, देन आपको डेट में पैसा ट्रांसफर करना है या आपको डेट में ही लगाना है, या आपको अपने पोर्टफोलियो में 10% 20% को मैनेज करना है यूजिंग डेट, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स देख सकते हो। हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड मतलब कुछ पार्ट उसमें इक्विटी का होता है, कुछ पार्ट डेट का होता है। तो अगर आपका हाइब्रिड फंड्स का फायदा ये होता है कि मार्केट गिरता भी है तो डेट पार्ट होता है उसमें उसको मैनेज करने के लिए। मल्टी कैप, मल्टी कैप का क्या फायदा होता है, उसमें लार्ज मिड स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड हाउस। देन यू हैव फंड ऑफ फंड्स। अब जैसे आपको नेस्डैक में पैसा लगाना है तो नेस्डैक में भी आप पैसा लगा सकते हैं यूजिंग फंड ऑफ फंड्स म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग फंड्स भी होते हैं, सेक्टर बेस्ड भी होते हैं। देन यू हैव ईटीएफ्स। ईटीएफ्स मैंने आपको बताया था अभी निफ्टी 50 का। ऐसे ही आपके ईटीएफ्स जो होते हैं ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरह, बट इसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, बहुत कम होता है, एंड दे आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स। आप ईटीएफ 10 ईटीएफ ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, आपके डीमेट अकाउंट में आके सेव हो जाएंगे। बॉन्ड के ईटीएफ्स होते हैं, करेंसी के होते हैं, लिक्विड, गोल्ड, इंडेक्स, हर चीज़ के ईटीएफ होते हैं इसमें। अब शेयर तो आपको पता ही है कि बेसिकली अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं इसका मतलब आप उस कंपनी में पार्टनरशिप कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी में आप पार्टनरशिप तब करेंगे जब आपको पता होगा कंपनी ग्रो करेगी। और कंपनी ग्रो कब करेगी आपको पता कब होगा, जब आप कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे। दैट इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट इन अ कंपनी, नॉट के भाई किसी ने बोला यार इसमें पैसा भाग, उसमें स्टॉक भागेगा एंड यू शुड इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट। जनरली उस केस में लोगों को लॉस ही होता है। लोग मैक्सिमम जल्दी पैसा कमाने के लिए पेनी स्टॉक्स में लगाते हैं। पेनी स्टॉक जैसे 5 रुपए का स्टॉक, जैसे इसको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक, जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। और वो कंपनीज का, कंपनी में एम्प्लॉय 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है एक ही एम्प्लॉय हो, यू नेवर नो। तो ऐसी कंपनीज में भी कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
A shareholder has a ownership in the company of the value stocks are bought. ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे और आपको डिविडेंड्स भी आते हैं। डिविडेंड्स आते हैं तो आपका क्या होता है, जो आपकी परचेस प्राइस होती है वो तो नीचे चली जाती है। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव्स। बेसिकली चलो म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली इज अ ट्रस्ट विद द स्पॉन्सर ट्रस्टीज एएमसी एंड कस्टोडियन अप्रूव्ड बाय सेबी। इसमें क्या होता है कि एक हर म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में दैट म्यूचुअल फंड हाउस डिफाइंस कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और आपका पैसा किस किस जगह इन्वेस्ट कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कि वो कर कहाँ रहा है, किधर पैसा लगा रहा है। मैंने सिर्फ नॉर्मल एक्सिस ब्लू चिप फंड रेगुलर ग्रोथ, सो अगर आप इसमें देखेंगे एक्सिस लॉन्ग टर्म, किसी में भी क्लिक कर देता हूँ मैं, क्लिक करके मैं नीचे आया, इसमें यहाँ पे आ गया ये रहा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्कीम। सो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो अब इस डॉक्यूमेंट में आपको सारा बताएंगे, ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसमें आप कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, A to Z। आपका एग्जिट लोड निल है, एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल। मतलब एग्जिट एंट्री लोड मतलब आप जब उसमें पैसा डालेंगे तो क्या आपको कोई मिनिमम पैसा रिक्वायरमेंट है, मतलब कुछ फीस देनी पड़ेगी, या जब आप पैसा निकालेंगे तो क्या वो कुछ पैसा काटेंगे, वो निल है। लॉक इन पीरियड कितना है। देन यू हैव रिस्क फैक्टर्स, कहाँ कहाँ वो पैसा लगा रहे हैं, इसमें कंपनीज के भी नाम होंगे सबके जिसमें पैसा लगा रहे हैं। इसने लगाया हुआ है हेडलाइंस। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ना पड़ता है बेसिकली ना। ये इधर ये आ गया आपका ना, ठीक। इसमें सिप के कितने रिटर्न्स हैं वो सब बताता है ये बेसिकली ना। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो हम चेक कर सकते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं। सो अगर एक्सिस ब्लू चिप फंड, ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप, तो ब्लू चिप फंड, इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं हम। अगर इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम है तो दीज आर द रेशियोज। अच्छा, कभी भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में उसके पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे हम कभी भी पैसा नहीं लगाते, हम बेस्ड ऑन दीज रेशियोज पैसा लगाते हैं। तो अगर ये रेशियोज पता है तो आपको वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, दिस इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है और वो कंपनी बताती है कि वो कहाँ पैसा लगा रही है। डिफाइंस हाउ एंड वेयर द मनी स्कीम इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट of the investors will be invested, that is in bonds, equities or debt funds। एक फंड मैनेजर मैनेज करता है इनको। दिस इज बेसिक। टैक्स सेविंग भी होते हैं एंड हाइब्रिड भी होते हैं। तो कॉमन टर्म्स बेसिकली ओपन, हम कई बार सुनते हैं कि भाई ओपन एंडेड क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि ये एंट्री एंड एग्जिट इज ओपन। ऐसा नहीं है आप वो एक फंड आया उसमें इतने बार इतना ही पैसा आपको इतने टाइम तक लगाना था, उसके बाद वो लॉक हो गया। तो ओपन एंडेड मीन्स कि एंट्री एंड एग्जिट इज ऑलवेज ओपन। क्लोज एंडेड मीन्स वेयर द इन्वेस्टमेंट इज लॉक्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ऐसे ही जब भी आपने शेयर खान में, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में अकाउंट खुलाया होगा, उसमें आप जब इन्वेस्टमेंट करते होंगे म्यूचुअल फंड में, वो हमेशा बोलते होंगे आपसे कि रेगुलर प्लान लो। रेगुलर प्लान का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो एक सर्टेन पार्ट ब्रोकर को जाता है।
तो आप वो क्यों दे रहे हो? डायरेक्ट, हमेशा आपको डायरेक्ट लेना चाहिए। इन्वेस्ट डायरेक्टली विद द एएमसी लो कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट थ्रू इन्वेंटरी हाई कॉस्ट। तो अगर ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, अगर ये मैं किसी ब्रोकर से लेता रेगुलर प्लान, तो मेरे को रिटर्न्स आते 16% 17%, और मैंने ये डायरेक्ट लिया तो मेरे को रिटर्न्स आए 21 से 22%। बिकॉज एक्सपेंस रेशियो जो आप 0.5% या 0.6% आप देते हो, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाता है जब आप किसी इंटरमीडिएट के थ्रू लेते हो। रेगुलर प्लान होता है, रेगुलर कभी नहीं लेना। एंट्री एंड एग्जिट लोड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन, तो ये अगर निल होगा तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज एंट्री और एग्जिट के चार्जेस नहीं होने चाहिए, ऐसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो में बोल रहा था, ये होता क्या है? एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेवाइड बाय द म्यूचुअल फंड्स, एंड वी हैव टू चेक जो भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, क्राइसिल रेटिंग उसकी 5 या 4 स्टार होनी चाहिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये बेसिकली साइकोलॉजी है। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब ट्रेडिंग व्यू है, तो अब ट्रेडिंग व्यू में लेट मी ब्रिंग इट अगेन। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डालने वाला हूँ, सो यू गाइस कैन चेक कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे इसको एक्सेस कर सकते हो। सो ये ट्रेडिंग व्यू है, मैं इसको शुरू से ओपन करता हूँ। सो ये इस तरीके से स्क्रीन आएगी, और यहाँ पे जाके आपको आई थिंक इधर जाके, क्योंकि बिकॉज मेरा लॉक्ड इन है यहाँ पे ना, तो इस पे जाके आपको यहाँ पे कहीं पे लॉग इन करना पड़ेगा। फ्री अकाउंट बनेगा, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप 3 इंडिकेटर्स में फ्री में लगा सकते हैं। तो ये आपको एक्सेस देगा टेक्निकल एनालिसिस करने का, किसी भी स्टॉक पे, किसी भी इंडेक्स पे। ऑप्शंस के लिए आपको ब्रोकर का अकाउंट ही देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं मूवमेंट चेक करने के लिए। यहाँ पे आपको कोई स्टॉक ऐड करना है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे कोई स्टॉक ऐड करना है, मैं यहाँ पे डाल के नाम डाल सकता हूँ। जैसे ये मैंने सारे ऐड किए हुए हैं, कोई भी ONGC मैंने डाला, मैंने यहाँ से ऐड किया, ये मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये सारा इसके बारे में पता लगेगा कि भाई ये कुछ है टेक्निकली जिससे मैं इसको एनालिसिस कर सकता हूँ। बेसिकली क्या चीज़ है और हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये हमने इस तरीके का कुछ देखा। यहाँ पे वी हैव सीन इस तरह की कैंडल्स हैं, यहाँ पे इनको कैंडल बोलते हैं, कैंडल्स, रेड कैंडल एंड द ग्रीन कैंडल। रेड का मतलब सिंपल है कि मार्केट नीचे जाएगा तो रेड है और ऊपर जाएगा तो ग्रीन है। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, ये रियल बॉडीज को हम बोलते हैं और इसको हम विक बोलते हैं। ये दिखाता है कि उस दिन अगर यहाँ पे ये एक कैंडल का एक दिन का चार्ट है, डेली चार्ट्स हैं, मतलब इस दिन 17 फरवरी को ये जो विक का टॉप पॉइंट है, ये बता रहा है कि कितना मार्केट में इसका प्राइस गया। यहाँ पे आप देखिए हाई, जैसे ही मैं इस कैंडल पे ले जाऊंगा ये हाई दिखा रहा है 172.40, दैट मीन्स इसका हाई है। ये हाई क्या कौन बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है हाई, कि यहां तक ये पर्टिकुलर स्टॉक गया था। ये जो है ये ओपन, मतलब यहां पे ये ओपन हुआ, तो ओपन का क्या है आप वो देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिस इज ओपन, तो ओपन हुआ 168.55 पे। यहाँ पे आपको दिखेगा कितना ऊपर ये भागा, 2% ये भागा। दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो एंड दिस इज योर क्लोज। कहाँ पे क्लोजिंग हुई? सो दिस इज योर क्लोज, नीचे मार्केट खुला, इसमें बाइंग आई, बाइंग आते आते ये ऊपर गया और ऊपर गया था, बट कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया एंड देन ये नीचे आके यहाँ क्लोज हो गया। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव था, हमारा मार्केट खुला था नीचे और ऊपर बंद हुआ, और ये लो यहाँ तक इसने टच किया था। रेड कैंडल में उल्टा होता है, रेड कैंडल में ये सब चीजें सेम होती हैं, बट दिस इज योर ओपन बिकॉज मार्केट यहाँ खुला, खुलने के बाद मार्केट नीचे गया, यहाँ तक टच किया लो एंड देन यहाँ पे क्लोज कर ले, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई इसकी। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ खुला और यहाँ से नीचे चला गया। अब इसके बेसिकली ये इमोशंस बताता है मार्केट के कैंडलस्टिक्स, और आप इससे फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, और अपना अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग द कैंडलस्टिक्स। अब एक क्वेश्चन था कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टमेंट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अपने बेस्ड ऑन एंड ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। एक होता है ट्रेडिंग। अगर मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए अपनी नौकरी के साथ, तो फिर मुझे ट्रेडिंग एक इनकम सोर्स देती है। बट ट्रेडिंग रिक्वायर्स हाईली टेक्निकल स्किल्स। सो 3 तरीके की होती है ये। 3 क्या, वैसे तो 4 तरीके की होती है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल एंड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग 5 मिनट 10 मिनट में जब आप ट्रेड करते हो ना प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट हिट होता है या फिर आपका स्टॉप लॉस होता है, तो वो स्कैल्पिंग होती है। बट जनरली इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। तो इसमें ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, बिकॉज अगर आप स्टॉक 10 लाख के स्टॉक है तो आप 10 लाख तो कैपिटल नहीं लगाओगे ना। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको मार्जिन मिलता है। 10 लाख के स्टॉक आप 1 लाख में, 1.5 लाख में, बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए हाईली स्किल चाहिए आपको, कंसिस्टेंट इनकम के लिए होता है ये, एंड टेक्निकल कंपिटेंसी भी चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको कब पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, या किसी म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है, आपको पता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो इट्स गुड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक स्किल चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी स्क्रीनर पे, कि सिर्फ आप प्रॉफिट्स आप देख रहे हो कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, परफॉर्म कैसे कर रही है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज यूज फुल सर्विस ब्रोकर। दैट मीन्स कि अगर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स, ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से ऊपर है तो अच्छा ब्रोकर लीजिए, फुल सर्विस ब्रोकर लाइक शेयर खान और IIFL एंड ऑल दैट। डिस्काउंट ब्रोकर पे मत लगाइए अपना पैसा। डिस्काउंट ब्रोकर पे सिर्फ ट्रेडिंग करी जाती है, उसके लिए वो बेटर है। डोंट यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप कर सकते हो। इसमें 15 से 20% रिटर्न आपको ये आराम से आपके इन्वेस्टमेंट पे दे सकता है। डेरिवेटिव्स बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ही हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो फ्यूचर्स को हम सेल एंड बाय करते हैं लाइक स्टॉक, दिस इज ट्रेडिंग। और ऑप्शंस में फिर हमारे पास 2 कैटेगरी और होती है, कॉल एंड पुट। तो कॉल को हम अलग से बेच सकते हैं एंड खरीद सकते हैं, पुट को भी हम अलग से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो बेसिकली फ्यूचर्स में जब हम पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन से हम हेज कर देते हैं, जिससे हमें लॉस ना हो या हमारा लॉस कैप हो जाए। ऑप्शन में हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, मंथली स्ट्रैटेजीज, कि भाई अगर मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा 24 फरवरी तक 110 के ऊपर रहेगा तो मेरा प्रॉफिट ये है एंड मेरा लॉस ये है। तो दिस इज अबाउट द ट्रेडिंग पार्ट। अलग अलग आपके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, ETFs हमने सारा देखा, डेट फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स, NPS, PPF, EPF, VPF। VPF इज बेसिकली वॉलंटरी PF। अब ये कुछ हैं जो बेसिकली मैंने, इफ यू नो द टेक्निकल्स, सी ये 27 तारीख को मैंने ट्विटर पे डाला था अपना ऐसे ही, तो ये पुरानी ही स्लाइड्स हैं। सो यहाँ पे देखिए ये एक पर्टिकुलर फिबोनाची बोलते हैं इसको। सो मैंने बोला कि यहाँ से सपोर्ट लेगा 61.8% है एंड देन इट विल गो अप। इस कैंडल पे मैंने बोला था ये कैंडल यहाँ बनी एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप। सो एज दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन ask me. This is my WhatsApp number. You can WhatsApp me if you have any queries regarding this or if you want any guidance also.